हाय गाइस, और एक थोड़ी देर पहले आपका एक वीडियो अपलोड हो चुका है DFF ब्लॉक का, बहुत अमेजिंग वीडियो, ठीक है ना। अब दूसरा वीडियो मैं बना रहा हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ठीक, उसको देखिए। बहुत सिंपल टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मेरी तरीके से चल रहा है जो मैं बता रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। पहली चीज़ क्वेश्चन पूछा गया PYQ में, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में डिफरेंस। डबल सॉल्ट क्या होता है? जो पानी में डालने के बाद पूरा टूट जाता है, और ये पार्शियली टूटता है या कभी कभी नहीं टूटता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, कार्नालाइट KCl.MgCl2.6H2O, जैसे ही पानी में डालेंगे K अलग, Cl अलग, Mg अलग और Cl2 अलग, कितने बन जाएंगे? देखो 1 2 3 4 5 आयन बनेंगे, लेकिन टाइप कितने हैं? K अलग टाइप का, Cl अलग टाइप का, Mg अलग टाइप का, 3 टाइप के। टाइप पूछा जाए तो 3 और टोटल पूछा जाए तो 5। बाकी पोटाश एलम बहुत नाम सुना होगा, और मोहर साल्ट ये भी नाम आपने सुना होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। दूसरी चीज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है? हमें पूरा कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ना ही है। कॉम्प्लेक्स का मतलब जो नहीं टूटता, समझना। दो चीजें होती हैं, एक ये बाहर के आयन होते हैं, ये 4 हैं तो 4 में टूट जाएंगे, लेकिन जो डब्बे के अंदर है, मेरी बात समझना ध्यान से, जो डब्बे के अंदर है वो पूरा नहीं टूटता है, पानी उसके अंदर घुस नहीं पाएगा, तो वो एज एक माना जाएगा। कितना माना जाएगा? एक। तो 4 ये बाहर वाला, एक ये, कितने हो जाएंगे? 5। तो ये पूरे देखो नहीं टूट पा रहे हैं, डब्बे के अंदर पानी नहीं जा पा रहा, ये हो गया। अब समझते हैं हम लोग ये पूरा होता क्या है। देखो, ये जो बाहर वाला पार्ट है इसे कहते हैं आयनाइजेशन स्फीयर, और अंदर वाले पूरे डब्बे को कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो बाहर वाला आयन उसे कहते हैं काउंटर आयन। काउंटर आयन का मतलब ये होता है जो प्लस को या माइनस को सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना, देखेंगे। और ये जो Fe है, Fe कोई भी सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम है, और ये इसके साथ जो भी चीज लगी है उसे कहते हैं लिगैंड। हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे। और ये जो 6 लिखा हुआ है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। आइए 1 बाय 1 देखते हैं। लिगैंड का मतलब क्या होता है कि इस आयन को, इस सेंट्रल मेटल आयन को, ठीक है ना, आयन से जो जुड़ा हुआ है, इस सेंट्रल मेटल आयन से जो जुड़ा हुआ है उसे क्या कहते हैं? लिगैंड। ये आयन भी हो सकता है, दो Cl-, Cn-, या मॉलिक्यूल भी हो सकता है, H2O NH3, ठीक है ना। अच्छा, लिगैंड का काम क्या होता है? लिगैंड सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर डोनेट करता है, देता है। अगर वो एक देगा, एक डोनर है, तो उसे यूनी डेंटेट कहेंगे। अगर वो 2 डोनर है तो उसे कहेंगे बाई डेंटेट कहेंगे। और यही कितना दे रहा है उसे क्या कहते हैं? डेंटिसिटी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट इज द चिलेट। चिलेट का मतलब क्या है? व्हेन डाई या पॉली, मतलब डाई वाले या पॉली, पॉली का मतलब 2 से ज्यादा, तो डाई हो या पॉली हो, जब वो इलेक्ट्रॉन को देंगे तो 2 एटम है, 2 लोग देंगे तो एक रिंग फॉर्मेशन हो जाता है, समझना। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये देखो, बाईडेंटेट का एग्जांपल मैंने लिया EN, मतलब एथाइलिन डाइअमाइन या इथेन 1,2 डाइअमाइन। देखो इथेन 2 कार्बन का, 1,2 डाइअमाइन, 1,2 डाइअमाइन, तो 1,2 डाइअमाइन है। जब ये भी देगा, ये भी देगा, तो भाई अगर 2 लोग, देखो 2 लोग देने वाले हैं तो क्या बन जाएगी? एक पूरी, ये मेटल अपना है, एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी रिंग के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? चिलेट कहते हैं। ये ज्यादा स्टेबल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज बताओ, क्या कभी भी मोनोडेंटेट चिलेट बन पाएंगे? नहीं। तो चिलेट बनने की कंडीशन क्या है? कम से कम 2 डोनर होने चाहिए, कम से कम 2 डोनर होने चाहिए, कम से कम बाईडेंटेट होना चाहिए, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। टोटल रिंग कितनी बनेगी? मैं कहता हूं भाई डेंटिसिटी, जितनी डेंटिसिटी -1। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये बाईडेंटेड है तो 1 - 1 कितनी आपकी बनेगी? 1 - 1 0। सॉरी, अगर मोनोडेंटेड है मतलब 1 - 1 0, बाईडेंटेड है, रिंग कितनी? बाई का मतलब 2 - 1 1। ये कम आता है, लेकिन ये चिलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं मोनोडेंटेट की तरफ। मोनोडेंटेट का मतलब जो एक पेयर डोनेट करता है, इसमें न्यूट्रल हो भी होगा, कैटायन भी होगा, एनायन भी होगा। जितना बता रहा हूं आपको उतना ध्यान देना है। न्यूट्रल में 3 आपको याद रखना है। H2O पानी न्यूट्रल होता है, उसका नाम इक्वा। NH3 न्यूट्रल होता है, उसका नाम अमाइन। CO न्यूट्रल होता है, उसका नाम कार्बोनाइल। ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगा। कैटायन में सिर्फ एक ही यूज होगा, NO, नाइट्रोसोनियम। याद रखना, NO के ऊपर प्लस है। आपसे गलती होगी, मैं प्रॉमिस करता हूं गलती होगी, NO के ऊपर प्लस है। आयनाइनिंग में देखो साइनाइड Cn-, इसे कहते हैं साइनाइडो। C डोनेट करने वाला है तो साइनाइडो C। यहां पर इसको उल्टा कर दो NC। भाई देखो कार्बन भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, तो आइसोसाइनाइडो सबको पता है भाई, Cn और NC, या फिर साइनाइडो N इसे कहते हैं, ठीक है ना। क्यों? अच्छा, C का मतलब क्या? कार्बन डोनेट कर रहा है, N का मतलब नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। NO2 इसमें नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो नाइट्रेटो N, O डोनेट कर रहा है तो नाइट्रेटो O, इसीलिए ये एग्जांपल आपको है। अब देखिए, एक ही कंपाउंड में कार्बन भी डोनेट कर रहा है, उसी कंपाउंड में नाइट्रोजन भी डोनेट कर रहा है, तो इसका मतलब 2 लोग डोनेट करने वाले हैं, तो इसे कहते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। लेकिन एट अ टाइम एक ही डोनेट करेगा। क्यों? अगर दोनों लोग डोनेट करेंगे बाईडेंटेड हो जाएगा, लेकिन ये तो मोनोडेंटेड का एग्जांपल है। इसका मतलब यही होगा कि एक टाइम पे एक ही डोनेट करेंगे, समझना। बाईडेंटेड में एग्जांपल मैंने एक लिया है EN, इथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है ना। दूसरा ऑक्सलेट, ऑक्सलेट या ऑक्सलेटो कहते हैं।
आपको याद रखना है OX। देखो EN पे कोई चार्ज नहीं है, बहुत ध्यान देना, मैं इसलिए कहता हूँ इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ चार्ज कोई नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज क्या है? जीरो, यानी कोई भी चार्ज नहीं है इसके ऊपर, ये आपको ध्यान देना, कोई भी चार्ज इसके ऊपर नहीं है, गलती होगी। ऑक्सिलेट क्या होता है? OX-2, ऑक्सिलेट पे -2 चार्ज होता है, डायरेक्ट ऐसे लिख के आता है C2O4-2, C2O4-2 डायरेक्ट लिख के आता है, तो -2 चार्ज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान देना है, ये -2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। दूसरा हेक्साडेंटेड, हेक्साडेंटेड का मतलब EDTA -4, इस पे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज कितना है, इस पे आपको ध्यान देना, चार्ज कितना है? -4। इसका नाम क्या है? वही सेम नाम है, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, टेट्रा एसीटेट आयन, यानी यही जो इथाइलिन डाइअमाइन था, हाइड्रोजन की जगह आपने एसीटेट आयन लगा दिया, तो 4 हाइड्रोजन थे, 4 एसीटेट आयन, तो 4 माइनस, तो इसमें क्या ध्यान देना है? 2 नाइट्रोजन डोनेट करने वाले हैं और 4 ऑक्सीजन डोनेट करने वाले हैं, ये ध्यान देना है। फिर आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ मैंने एक चीज लिखी, अभी जब हम IUPAC नेमिंग पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज पढ़ेंगे, जो कैटायन वाला होता है, कैटायन, इसके आगे हम लोग क्या लगा देंगे? EM, बाद में EM ऑलरेडी लगा हुआ है, नाइट्रोसोनियम, और जो एनायनिक वाला है इसके E को हटाकर O लगा देंगे, ठीक है ना, E को हटाकर O लगा देंगे, ऑलरेडी यहाँ पर है, साइनाइड का साइनाइडो हो गया, नाइट्राइड का नाइट्रो हो गया, तो ये चीज देखेंगे ना। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है समझना, कोऑर्डिनेशन नंबर मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊं, ये मैंने कहा था 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, मतलब लिगैंड ने मिलकर कुल कितने लोन पेयर दिए, लिगैंड ने मिलकर कुल कितने लोन पेयर दिए, वही क्या होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। और नंबर ऑफ लिगैंड डोनर एटम टू विच मेटल इज डायरेक्टली बॉन्ड, अभी बताऊंगा व्हाट इज अ डायरेक्टली बॉन्ड, समझना। यहाँ पर ये आपको एग्जांपल दिया है। NH3 क्या है, यहां से देखेंगे NH3 मोनोडेंटेड है, कितने हैं? 2। Cl भी क्या है? मोनोडेंटेड होता है, भाई Cl भी क्या होगा? Cl भी एक मोनोडेंटेड होगा, ठीक है ना। तो 1 × 2 1 × 2, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। अच्छा, आपको कैसे याद रहेगा सर कौन मोनोडेंटेड कौन बाइडेंटेड? तो मैं सिंपल तरीका आपको बताता हूं, EDTA को याद कर लो, हेक्सा होता है, बहुत कम यूज होगा, यही दोनों ज्यादा यूज होंगे, EN और ऑक्सिलेटो, EN और ऑक्सिलेटो, यही बाइडेंटेड होते हैं, इनके अलावा कुछ भी आएगा वो यूनिडेंटेड होगा, नॉर्मली अपने सिलेबस में मोनोडेंटेड ही होगा, तो ये सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपसे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। रीजन क्या है देखो, EN क्या होता है अभी बताया, EN बाइडेंटेड होता है, तो 2 × 3 ये 2 देता है कितना? 2 × 3 6। सर इसको काउंट क्यों नहीं करते भाई? क्या ये सेंट्रल एटम से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है? नहीं, ये डब्बे के बाहर है, जो डब्बे के अंदर होता है वही सेंट्रल मेटल एटम से डायरेक्ट अटैच होता है। देख लो, डब्बे के अंदर जो चीज है वो डायरेक्ट अटैच है, जबकि बाहर वाले डायरेक्ट अटैच नहीं है, डब्बे से बाहर वाले अलग है, इसलिए ये बाहर है, इसको सेंट्रल मेटल एटम से बाउंड नहीं है, तो इसको नहीं गिना जाएगा, ठीक। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन नंबर ये होता है कि लिगैंड की वजह से या बाहर का जो भी एटम है उसकी वजह से इस सेंट्रल एटम पर कितना चार्ज आएगा, वही क्या होता है उस पर ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी देर में हम वो करने वाले हैं, निकालने वाले हैं। होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कई बार आ जाता है एक आध नंबर में, देखिएगा। मेटल से जो बाउंड है, मेटल से जो बाउंड है कितने काइंड का, जैसे एग्जांपल इसमें देखिए, CO से NH3 एक टाइप का बाउंड है होमो, लेकिन यहां पर क्या NH3 अलग है, Cl2 अलग, 2 अलग अलग टाइप के बाउंड है, इसे कहते हैं हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। इतना पढ़ लीजिए, क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। देखिए ये चीज़ मैंने क्वेश्चन लिया है, 13 क्वेश्चन लिया है कोऑर्डिनेट ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, ठीक है ना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ पूरा क्योंकि ये कई जगह पर यूज़ होता है, बिना इसके आप नेमिंग नहीं कर पाओगे, बिना इसके आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे। आइए सीखते हैं। क्लास 11th का एकदम सिंपल सा है। सबसे पहले आपने ये आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। सबको पता है पोटेशियम +1 में होता है, कितने हैं? 4, 1 + 4, ये 4 है। 2 तरीका बताता हूँ, ये 4 है, अगर ये 4 है तो इस पर -4 आना चाहिए, ठीक है, -4 आना चाहिए, जबकि हमें पता है CN क्या होता है -1, तो ये -6 हो जाएगा, इसका मतलब +2 आना चाहिए। ये वाला मेथड दिक्कत करेगा, मैं जो मेथड बताता हूँ वो आइए देखिए, ये क्या है 4, ठीक है ना। आइए हम जिसको निकालना है उसको x मानेंगे, क्लास 11th का x, और ये CN कितने में होता है? -1 है कितना? 6 + 4, 4 किसका? इसका, इज इक्वल टू 0। क्या इसके ऊपर और कोई चार्ज दिख रहा है? नहीं ना, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, सिंपल सा ये वाला सिस्टम हटा देता हूँ, वरना आप कंफ्यूज हो गए फालतू में, ठीक। ये हो गया x इज इक्वल टू +2 आएगा। इसमें देखते हैं Na किसने में होता है? +1 में है कितना? 3, +1 × 3 प्लस Al का निकालना है x, प्लस फ्लोरीन -1 में होता है कितना? 6, इज इक्वल टू 0। अच्छा, मैं 0 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि इस डब्बे के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर डब्बे के ऊपर कोई चार्ज होगा तो उसको यहाँ पर लिख देंगे, लेकिन डब्बे के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जब इसको सॉल्व करेंगे x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 3। इस पर निकालते हैं। कैल्शियम कितना होता है? +2 इंटू है कितना? 3 प्लस Fe, ये देखो यहाँ पर 2 है, पूरे डब्बे पे 2 है, इसका मतलब Fe भी कितना होगा? 2, 2x प्लस 6
CN6 है, -6 × 2 = 0, यहाँ से x की वैल्यू +3। यहाँ पर देखते हैं एल्युमिनियम का हमने माना x प्लस, वाटर का कितना होता था 0 होता था, और क्लोरीन का कितना होगा -1 × 3 = 0, कोई चार्ज नहीं दिख रहा है आपको, तो x की वैल्यू कितना आ गई +3। इसको ध्यान से देखेंगे, इस पूरे डब्बे पे कितना है 2, तो 2x क्या इस पे कोई चार्ज होता है? देखो 2 हमने क्यों लिखा, क्योंकि डब्बे के बाहर कितना है 2, तो Fe भी कितना होगा 2, इस पर निकालना है। H2O पे कोई चार्ज नहीं होता 0, NH3 पे कोई चार्ज नहीं होता 0, En पर भी कोई चार्ज नहीं होता, मैंने कहा था स्पेशल याद रखने को, उस पर क्या है 0, प्लस सल्फेट पे कितना होता है -2 × 3 = 0, तो x की वैल्यू कितना आ गया 6। Na पर कितना होता है +1, B का हमें निकालना है, प्लस हाइड्रोजन पर कितना होता है -1 × 4 = 0, तो x की वैल्यू 3 आ गई। इसको ध्यान देखो, कोबाल्ट को हमको निकालना है, NCS भाई सी देखो साइनाइड, NCS, SCN, इस सब पे कितना होता था -1, पिछली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट थी, -1, NH3 पे कितना होता है 0, Cl2 पे कितना होता है -2 = 0, x की वैल्यू आ गई। NiCO4 बहुत इंपॉर्टेंट है, CO पर चार्ज कितना होता है 0, मैंने कहा था याद जरूर रखना, CO पर 0 होता है, इसका मतलब X पर भी कितना आएगा 0, इसे कहते हैं कार्बोनाइल, हम लोग पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CO पे देखो ये को यहाँ समझना, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, दोनों में कन्फ्यूजन क्या होगी, देखो यहाँ CO लिगेंड है, लिगेंड पे चार्ज 0 है, जबकि यहाँ CO क्या है सेंट्रल मेटल एटम है, यहाँ पर समझना गलती हो जाएगी आपसे, आप 0 लिख कर आओगे, ये क्या है सेंट्रल मेटल एटम, ये है आपका सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है ना, ये आपका, जबकि वो लिगेंड होता है, तो ये सेंट्रल मेटल एटम है CO। En पर कितना होता है 0, NH3 पर 0, ONO पर कितना होता है -1, याद रखना था आपको, ठीक है ना, और Cl पर भी कितना होता है -1, और इस Cl2 पे जो बाहर उस पर -2 = 0, x की वैल्यू कितना आएगा 4। अब ये वाला, ये तो अपने हो गया, नेमिंग अभी करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। Mn आपको दे, Mn पे कितना हमको निकालना है, CN6 है, मतलब -1 × 6 = अब देखो डब्बे के ऊपर -3 है, तो हमने यहाँ पुट किया -3, सॉल्व करो, -3 है, +6 उधर जाएगा तो 3 आएगा। इसी तरीके से NiNH3 वाला x, NH3 पर 0, डब्बे के बाहर +2 है, तो यहाँ पर +2, इस पर भी +2, ये वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टार लगाया, याद रखना इसको। Fe क्या होता है H2O5 NO। अब देखो H2O पे कितना चार्ज होता है 0, NO पर कितना होता है, देखने में कुछ नहीं लग रहा, लेकिन मैंने कहा था याद रख लेना, NO पर कितना होता है +1 होता है, +1 = +2, क्योंकि डब्बे के बाहर कितना है 2, तो यहाँ पर पुट कर दिया 2, x की वैल्यू I1, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था। CO क्या होता है CO ऑक्सलेट, CO को निकालना है, x हमने माना, ऑक्सलेट पे कितना होता है -2, तो -2 इंटू है कितना 3, तो -2 × 3 = डब्बे के बाहर कितना है -3 = -3, x की वैल्यू कितना आ गई +3। इतना कर लेंगे, सारा टेंशन आपका खत्म। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने है, ठीक है ना, आपको ध्यान क्या रखना है वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। अगर कोई +1 के अंदर है, इसका मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 2 होगा, ठीक है ना। अब कोई +2 में है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4 होगा, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है। Ni+2 जो कि जो है +2 में 4 होना चाहिए था, लेकिन 6 है, और Fe+2 जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये आपको याद रखना है। और जो भी इसके अलावा होंगे उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 6। आइए देखते हैं वर्नर थ्योरी क्या है, इंपॉर्टेंट है, आ सकती है 1-2 नंबर में। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, उसके बारे में। प्राइमरी वाली क्या होती है आयनाइजेबल होती है, और सेकेंडरी वाली नॉन आयनाइजेबल होती है। और मैंने हमेशा एक चीज़ आपको बताई, डब्बे के बाहर जो भी चीज़ होगी वही आयनाइज होगी, वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, शुरू से बताया हूँ। तो यानी इस डब्बे के अंदर आप देखिए जो बाहर वाला हिस्सा है यही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, यही आयनाइज होगा, यही पानी में टूटेगा, इसका मतलब ये क्या होगा प्राइमरी वैलेंसी होगी, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है, सही बात है, जो डब्बे के बाहर की चीज़ें हैं वो ऑक्सीडेशन नंबर को डिसाइड करती हैं। नॉन डायरेक्शनल होती है और एनायन से सेटिस्फाई है, देखो ये आयनायन है। नॉट हेल्प इन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री डिसाइड करने में ये फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करती है। इसका उल्टा कर दीजिए, नॉन आयनाइजेबल, अंदर वाला पार्ट पानी में नहीं जाता है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है, हाँ लिगेंड कितना है, तो देखो सेकेंडरी वैलेंसी है। डायरेक्शनल होता है और ये कैटायन एनायन न्यूट्रल कुछ भी हो सकता है, देखो अंदर कुछ भी हो सकता है और ये हेल्प करता है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, 2 पॉइंट भी लिख देंगे, यही दोनों पॉइंट तब भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, यह मैंने आपको समझाया। ये पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर फ्रेम होते हैं, आप जरूर इसको देखिएगा। ये आपको दिया हुआ है पूरा का पूरा, अब समझना ध्यान से।
Cl कितने में होता है -1 × 3। अगर Cl पर -3, देखो वाटर को हटा दो, वाटर पे कोई चार्ज होता नहीं है, वाटर को साइड कर दो अभी, ठीक है ना। Cl3 यानी इस पर -3 होगा तो इस पर कितना होगा +3। अगर क्रोमियम +3 पे है, यहाँ से देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। अब समझना मेरी बात ध्यान से, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, यानी डब्बे के अंदर ऐसे मॉलिक्यूल होने चाहिए जो मिलकर 6 लोन पेयर दें, ठीक है ना। अब आपके पास दो चीज़ है, एक तो Cl3 है, ये भी लिगेंड होता है, एक तो H2O है, ये भी लिगेंड होता है। तो हम किसको अंदर रखेंगे, तो आपको ये वाला पॉइंट आपको ध्यान देना है। सिंपल लाइन जो बता रहा हूँ उतना ध्यान रखिए। जो भी डॉट वाला है, जो भी डॉट के बाद वाला है, जो भी आपका डॉट के बाद लिखा हुआ है उसको पहले अंदर भेजो। जो भी डॉट के बाद लिखा हुआ है उसको पहले अंदर भेजो। अगर कम पड़ रहा है तब जाके क्लोरीन या कोई भी चीज़ जो क्रोमियम के साथ है वो अंदर जाएगी, ठीक है। हम डब्बे के बाद यानी डॉट के बाद वाला क्या है, H2O है, हमें 6 चाहिए तो 6 का 6 H2O क्या आ गया है, अंदर आ गया है, ठीक है। तो जो क्लोरीन है वो कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। इतनी बात समझ में आई। यानी देखो सबसे पहले फिर से बताता हूँ, क्रोमियम पर +3 आया क्योंकि क्लोरीन पर -3 है टोटल, तो अगर इस पर +3 आया है इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो हमें 6 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डॉट के बाद वाला क्या है वाटर, उसको अंदर भेज देंगे, 6 सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो जो क्लोरीन था वो कहाँ जाएगा, बाहर। अब ध्यान से समझिए पहली चीज़ कि टोटल आयन कितने होंगे, तो पूरे डब्बे को मिलाकर 1 आयन होता है और 3 1 और 4, तो 4 आयन टोटल हो जाएंगे। पहली चीज तो ये आपको ध्यान देना। दूसरी चीज, जो बाहर वाला मैंने बताया था, जो बाहर होता है वही सिर्फ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, अंदर वालों का कोई भी काम नहीं होता। जेईई मेंस में एक बार क्वेश्चन आया था कि अगर हम लोग कंसंट्रेट H2SO4 जिसका काम पानी निकालना होता है, अगर उस पानी निकालने को कंसंट्रेट H2SO4 को यहाँ पर यूज करें, क्या पानी पर कोई असर होगा, नहीं, क्योंकि पानी डब्बे के अंदर है और डब्बे के अंदर वाली चीजों पर कोई भी असर नहीं होता है, ठीक है। चलो, तो Cl3 बाहर है, कितना Cl है, 3। अगर 3 Cl बाहर है तो जब भी रिएक्शन करवाएंगे, ये क्वेश्चन आता है कि AgNO3 से जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनता है, AgNO3 से Cl बनता है। तो AgCl बनेगा, कितना मोल बनेगा, तो सिंपल कहानी आपको बताता हूं, जितना क्लोरीन बाहर होगा उतना AgCl बनेगा। कितना क्लोरीन बाहर है, 3, तो 3 मोल AgCl प्रेसिपिटेट होगा। ये क्वेश्चन आता है। हाँ, दो ही टाइप के आएंगे, कितना मोल AgCl प्रेसिपिटेट होगा और कितने आयन बनेंगे। आइए इसमें देखते हैं। इसमें देखो क्रोमियम पर +3 यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए था, लेकिन अपने पास वाटर कितना है, 4। अपने पास 4 वाटर है तो हमें 2 क्लोरीन यहां से लेना पड़ेगा। तो अगर 4 + 2 6 सेटिस्फाई हो गए, तो बचा कितना क्लोरीन, 1। इसका मतलब अब 1 मोल प्रेसिपिटेट होगा। और 2 आयन कितने होंगे, 1 ये और 1 पूरा डब्बा 2। इस वाले को देखिए, तो हमने भाई प्लेटिनम +4 भी क्या होता है, 6 होता है। 5 NH3 है तो हम पहले 5 को लेंगे, डॉट वाले को पहले लेंगे। 5 NH3 जैसे ही लिया तो 1 कम पड़ रहा है तो 1 क्लोरीन हमने ले लिया, बचे 3 क्लोरीन बाहर जाएंगे। तो टोटल आयन 3 बाहर वाले प्लस 1 डब्बा वाला 4, कितने मोल, 3 मोल है तो 3 मोल AgCl प्रेसिपिटेट होंगे। क्वेश्चन यहाँ से आने की 1 नंबर की बहुत ही ज़्यादा चांसेस, बहुत सिंपल है, ठीक है, डायरेक्ट पूछा जाएगा। आते हैं, देखो यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, बता दो VABT और CFT, ठीक है ना। कैमरे की पोजीशन थोड़ा दिक्कत में है। ये कोऑर्डिनेशन है नंबर, ये हाइब्रिडाइजेशन, सबने पढ़ा होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है मतलब sp, जैसे हम लोग पढ़ते थे ना हाइब्रिडाइजेशन वाला, वही सेम। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो sp लीनियर होता है, 3 है तो sp2 ट्रायंगुलर पेनिलर, इतना भी काम नहीं आएगा। 4 वाला काम आएगा। अगर 4 है तो sp3 हो सकता है, टेट्राहेड्रल, सबने स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। लेकिन अब यहाँ से dsp2 भी हो सकता है। dsp2 का मतलब स्क्वायर प्लेनर, आपको याद रखना है। इसमें d वाला कौन सा ऑर्बिटल होगा, dx² y²। अगर 5 है तो sp3d या dsp3 ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, इसमें कौन सा वो देख लीजिए। 6 वाला तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल जिसे कहते हैं, या फिर स्क्वायर बाइपिरामिडल भी कहते हैं। इसमें कौन सा, या d2sp3 हो सकता है, ठीक है ना। दूसरी चीज VBT जो होती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट करती है कि आपकी ज्योमेट्री कैसी होगी। और दो क्या बताती, क्वांटिटेटिव मैग्नेटिक डाटा आपको बताती है। लेकिन ये क्या नहीं बता पाती, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो जो ये नहीं बता पाती है उसको कौन बताएगा, CFT बताएगी। स्टेबिलिटी CFT बताएगी। कलर आएगा कि नहीं आएगा, उस स्टेबिलिटी बताएगी। अभी पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, इनके बीच में डिफरेंस कौन बताएगा, CFT। तो आप लिख सकते हैं कि भाई VBT क्या बता रही है और क्या नहीं बता रही है। तो जो नहीं बता रही है वो कौन बताएगा, CFT बताएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए गाइस, ये जो आपका पोर्शन है, ये पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन श्योर है, फिक्स है, क्वेश्चन ज़रूर आएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा तो आंसर तुरंत आएगा। पहली चीज़ हमने देखा sp3d2 कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 1 3 1 4 2 6, ये भी 6 है। sp3d2 ना, इसका मतलब क्या है, देखो मान लो ये NS है, मान लो 4s 4p 4d, तो ये d बाद में आ रहा है भाई, ये d s के बाद में आ रहा है, तो आउटर ऑर्बिटल जिसे हम लोग कहेंगे हाई स्पिन, अभी पढ़ेंगे। जबकि ये s से पहले आ रहा है, इसका मतलब इनर
है ना। मान लो s क्या होगा 4, तो ये 4 - 1 यानी 3d, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लो स्पिन। तो अगर d पहले है तो इनर होगा और आपका लो स्पिन होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग देखते हैं कैसे होगी। डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल में 5 होते हैं। देखिए अलोंग द एक्सिस कौन कौन से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सिस के अलोंग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये डी जेड स्क्वायर, यानी जो स्क्वायर वाले होंगे वो एक्सिस के अलोंग होंगे जिन्हें हम ईजी बोलेंगे, और जो बिटवीन एक्सिस होंगे वो T2G होंगे जिन्हें हम DXY, YZ और ZX बोलेंगे। तो स्क्वायर वालों को आपको ध्यान रखना है। जो अलोंग द एक्सिस होंगे, एक्सिस के जो अलोंग होंगे वो क्या होता है, ठीक है ना। देखो एक्सिस के अलोंग होंगे यानी एक्सिस पर होंगे तो रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। आइए समझते हैं। ये मान लो स्टेट 1 है, थोड़ी सी एनर्जी, अलग अलग लिगैंड आएंगे तो उनकी वजह से एनर्जी का चेंज होगा। उसके बाद क्या होगा, ये स्प्लिटिंग हो जाएगी। स्प्लिटिंग का मतलब देखो EG ऊपर चला गया है ज़्यादा एनर्जी, और T2G क्या है, नीचे चला गया है। तो आपको बनाने को आ सकता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। इसे बैरी सेंटर कहते हैं। ये जो लाइन जा रही है, लाइन, इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, बैरी सेंटर। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं, ये सेंटर है, सेंटर से बैरी सेंटर। इसके रेस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे जो ऊपर चला गया है और कुछ नीचे चला गया है। टोटल यानी टोटल कितना होगा भाई, टोटल ये देखो, ये जो टोटल है ना, टोटल कितना होता है, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। इसे कहते हैं डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, यानी स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, ओ से ऑक्टाहेड्रल। ये किस पर डिपेंड करती है, लिगेंड पर डिपेंड करेगी, और मेटल पर कितना चार्ज है उसके अकॉर्डिंग उस पर डिपेंड करेगी। दूसरी चीज़ आपसे पूछी जाएगी, काम आएगा कि ये कितना, ये ऊपर 3/5 और ये नीचे -2/5। 3/5 का मतलब क्या है कि ये बढ़ा है एनर्जी, और माइनस का मतलब ये घटी है। हम कैसे याद रखेंगे, तो हम सिंपल सी बात, कहानी है, T2 के अंदर 2 आता है, मतलब 2/5, नीचे है तो माइनस होगा, बचा हुआ 3/5 हो जाएगा। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, थोड़ी सी लाइन आपको नहीं दिख रही होगी, अभी PDF में चला जाएगा। एक ऐसी सीरीज, ये देखो आप, सिंपल सी बात ये है, मैं कह रहा हूँ आपसे कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, ये जो फील्ड है, लिगेंड है, उसकी फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, अगर वीक है तो स्प्लिटिंग कम होगी। तो उसी को अरेंज किया गया है एक सीरीज़ के अंदर, जिसे हमने बोला स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इतनी लंबी सारी है, आपको पूरी याद नहीं रखनी है, जुगाड़ क्या है ये बताएंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब क्या होता है, जो डेल्टा ऑक्टाहेड्रल हमारा है वो पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है। पेयर करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए भाई, पेयरिंग करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा एनर्जी हम देंगे, यानी डेल्टा ऑक्टाहेड्रल देगा, तो पेयर कर लेगा। तो अगर पेयरिंग हो जाएगी तो स्पिन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अभी देखेंगे स्पिन कैसे कम होती है, ठीक है ना, पेयरिंग करने के बाद। या मैं सिंपल सा समझाऊं, मान लो एक इलेक्ट्रॉन अकेला है, उसकी स्पिन ज़्यादा है, अब इसको पेयर कर दिया तो एक इलेक्ट्रॉन सीधा होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या, ऐसा उल्टा होता है। तो अब स्पिन इसकी क्या हो जाएगी, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ये आपको 11th में पढ़ाया जाता था। तो अगर पेयरिंग हो जाएगी, स्पिन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। और वीक फील्ड लिगेंड में क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वाला कम होगा तो पेयरिंग नहीं होगी, तो हाई स्पिन। याद रखने का जुगाड़ क्या ये है, कार्बन और नाइट्रोजन वाला स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, ऑक्सीजन और X वाला क्या हो, यानी ये क्लोरीन फ्लोरीन ये सारी चीज़ें, वो वीक फील्ड लिगेंड होगा। सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, NH3 देखो नाइट्रोजन देता है, इसमें साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों दे सकते हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान किसको देना है, CO को। गलती यहाँ होती है, लोग O समझ कर क्या, O वीक फील्ड लिगेंड होता है, जबकि CO के अंदर क्या होता है, CO का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे CO का, तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बन डोनेट करता है, CO में कार्बन डोनेट करता है। इसकी वजह से क्या होता है, स्पेशल ध्यान रखना है CO का, ठीक है ना। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, बाकी वीक फील्ड लिगेंड में ये सारी चीज़ें आपके आ जाएंगी। EN में नाइट्रोजन डोनेट करता है, तो इसलिए ये हो जाएगा। C2O4 में ऑक्सीजन डोनेट करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये वीक फील्ड लिगेंड हो जाता है, ठीक है। इतनी बात। अब हम जुगाड़ ये देखते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग का मतलब क्या होता है। देखो हमारे पास मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है, इतना समझाऊंगा, क्वेश्चन आपका चुटकियों में होगा, समझना यहीं से। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये है T2G EG, ठीक है। इनके बीच में एनर्जी का गैप बहुत ज़्यादा है, देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, मैंने बताया था स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। अब समझना चीज़ों को, क्या कहना चाहता है। मान लो आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, मैंने ये जो काला काला सा बनाया, ध्यान से, पहला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहीं से कहानी शुरू होती है। कहानी कहाँ से शुरू होती है, चौथे इलेक्ट्रॉन, यहीं पर देख लो, पहला दूसरा तीसरा। अब चौथे इलेक्ट्रॉन से कहानी शुरू होती है, अभी मैं लिख दूंगा कि 4th इलेक्ट्रॉन से कहानी शुरू होती है। देखो 4th इलेक्ट्रॉन को जाना है, या तो वो यहाँ पर जाएगा या तो वो यहाँ पर जाएगा। अब यहाँ की स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा, एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, तो 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, तो 5वां यहाँ पर जाएगा, और छठा कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। फिर 7
फिर 8 फिर 9 और फिर 10 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें चौथा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत कम है, तो 1 2 3 और चौथा वाला ऊपर चला जाएगा। यानी यहाँ पर पेयरिंग हो रही है, देखो पहले। अच्छा, पेयरिंग का मतलब क्या है, आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं करवा देना कि 2 इसमें 2 इसमें, पहले एक एक सबको दो, उसके बाद पेयरिंग करवाओ नीचे, ठीक है ना। देखो पहले 1 दिया, 2 3, एक एक दिया, उसके बाद चौथा, पांचवा, छठा। जबकि यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। एक दूसरा जुगाड़ आपको बताता हूँ। जुगाड़ क्या है, बहुत सिंपल तरीके से आपका आंसर आएगा, चुटकियों में आंसर आएगा। अगर हम कुछ कर अभी क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, अगर हमारा ईजी किसी वजह से भी पूरा खाली होता है, इसका मतलब क्या होगा, अगर हम पेयरिंग नीचे करवा देते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और हमारी पेयरिंग कहाँ हो जाती है, नीचे हो जाती है, तो हमारा ऊपर वाला पूरा खाली रहेगा। अगर ऊपर वाला पूरा खाली है तो सीधे ठोक दो क्या, D2sp3। कुछ समझो, अगर ऊपर वाला डब्बा खाली है तो जो बॉन्ड नया बनेगा कहाँ बनेगा, डी में बनेगा, तो इसलिए D2 पहले आ रहा है। फिर से समझो, अगर ऊपर वाला पूरा खाली है तो नया बॉन्ड कहाँ बनेगा, पहले इसमें बनेगा, तो डी पहले आएगा, तो D2sp3, और बाकी जितने भी हैं क्या हो जाएगा, sp3d2। आइए इसकी हेल्प से हम समझते हैं। FeCN6-4, सबसे पहला स्टेप हरदम नहीं बताऊंगा, 1 2 में बताऊंगा। सबसे पहला स्टेप Fe पर आप क्या निकालिए, चार्ज निकालिए। हम निकालेंगे x, माना कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये सॉरी Cn का -1 होता है, इंटू 6, -1 इंटू 6 इज इक्वल टू, डब्बे पे चार्ज कितना है, -4, तो x की वैल्यू कितना आई, +2। Fe आपको पढ़ाया चुका, Fe क्या होता है, D6H2। जब +2 की बात करेंगे तो s वाला 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्या होगा, D6 बचेगा। Cn क्या है, Cn आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यानी पेयरिंग होगी। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, समझना। पहले चार्ज निकाला, उसके बाद आप कॉन्फ़िगरेशन निकाला, उसके बाद स्ट्रॉन्ग फील्ड देखा हमने। अब हम पेयरिंग करवाएंगे। देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, जाहिर सी बात है 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 के 6 क्या हो जाएंगे, फुल हो जाएंगे। फिर भरने का तरीका, पहले 1 1 1 3 हो गया, फिर 4 5 6, देखो 6 हो गया, क्या ये पूरा का पूरा खाली है। अगर पूरा का पूरा खाली है तो नया वाला इसमें आएगा, तो D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन भी इसे बोलते हैं। आप देख सकते हैं क्या यहाँ पर कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, नहीं, सारे के सारे पेयर हैं। इसका मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मैग्नेटिक मोमेंट आपका 0 आएगा, और डायामैग्नेटिक होगा ये, ठीक है ना। तो DF ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं लिंक है, मैंने बहुत अच्छे से ये चीज़ पढ़ाई थी। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं। हेलो गाइस, आगे देखिए, ये क्वेश्चन आपके हैं। यहाँ से क्वेश्चन मैंने हमेशा बताया कि आपके आने के चांसेस होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से तो बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है। देखते हैं। टी का क्या होता है आपको, D2S2, ठीक है ना। टी पर आप चार्ज निकालेंगे, कितना आएगा, +3 आएगा। वैसे भी देख सकते हैं वाटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो जो भी +3 आएगा इसके ऊपर आएगा। +3 का मतलब 2 यहाँ से गया, 1 यहाँ से गया, तो D1 बचा। अब D1 बचा है तो कुछ भी हो भाई, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे जो हो, 1 ही आएगा। तो अब देखो ऊपर वाला पूरा खाली है, तो D2sp3, और एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिज्म, और मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला ये होता है, आराम से निकल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल FeH2O6 +2। देखो डायरेक्ट निकालेंगे भाई, वाटर पे कुछ होता नहीं है, इसका मतलब +2 किस पे जाएगा, इस पे जाएगा, तो Fe +2 कितना आएगा, D6 आएगा। डायरेक्ट करते हैं ना अब। और H2O क्या होता है, एक वीक फील्ड लिगेंड होगा, इसका मतलब पेयरिंग नहीं होगी, तो 6 कहाँ जाएगा, पहला 1 2 3 4 5, उसके बाद फिर लौट कर यहाँ आएगा 6। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर वाला हिस्सा खाली नहीं है, इसका मतलब D2sp3 नहीं होगा, तो क्या होगा, sp3d2। 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, इस मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आ जाएगा, √24। Zn देखेंगे तो Zn में कुछ भी हो भैया, आप कुछ सोच सकते हो। Zn क्या होता है, Zn पर हमेशा +2 चार्ज आता है, तो Zn +2 कितना, D10 होता है। तो चाहे आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लो चाहे वीक फील्ड लो, पूरा का पूरा भरा ही मिलेगा, क्यों, 10 का 10 है, तो इसलिए क्या आएगा, sp3d2 और n = 0। तो हम ये कह सकते हैं कि Zn में कुछ भी वो फर्क नहीं पड़ता, n की वैल्यू कितना आएगी, 0, क्योंकि पूरा का पूरा क्या होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो Zn पे क्वेश्चन बहुत बनता है। डी ब्लॉक में जाएंगे, Zn पे क्वेश्चन कैसा बनेगा, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बन जाएगा। वेरिएबल वैलेंसी नहीं शो करता, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बन जाएगा, और यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। फिर हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का 3-4 एग्जांपल है, बहुत फेमस है क्वेश्चन, यही आएगा यही आएगा यही आएगा। 4 का मतलब टेट्राहेड्रल, 2 पॉसिबिलिटी होती है, sp3 dsp2। इसका भी जुगाड़ अपने पास क्या है कि अगर डी का एक भी डब्बा खाली होगा, अगर डी का एक भी डब्बा खाली होगा तो हम डी को पहले भर देंगे, तो dsp2 आएगा। आइए देखते हैं, NiCl4 और NiCN4, यही एग्जाम्पल इसके हैं, -2। पहले क्या करेंगे भाई, देखो इसको x माना, ठीक है, -1 × 4 = -2, डब्बे के ऊपर -2, तो x की वैल्यू कितना आया, +2। निकिल होता है D8S2, तो Ni +2 कितना हो जाएगा, D8 हो जाएगा। अब अगर D8 हो जाएगा, Cl क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, पेयरिंग नहीं होगी, तो देखिएगा अगर पेयरिंग नहीं होगी तो क्या करेंगे, 1 1 1 1 1 5, फिर 6, फिर 7, फिर
8, ये हो जाएगा। अगर पेयरिंग नहीं होगी इसका मतलब ये ऐसे का ऐसा रह जाएगा, पेयरिंग नहीं हो रही है तो हम क्या करेंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। उससे पहले एक चीज़, अगर डी का डब्बा खाली नहीं है इसका मतलब D2sp3 नहीं होगा तो क्या होगा, sp3 होगा, ठीक है। और टेट्राहेड्रल होगा, n की वैल्यू कितना आएगी, ये 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक मोमेंट √8 आ जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ हो गई। NiCN4 में क्या होगा, यही पूरी कहानी है, बस यहाँ पर वो सेम ऐसे रहेगा, लेकिन जब पेयरिंग होगी, जब पेयरिंग हो गई ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको पेयर कर लेगा तो एक डब्बा खाली हो जाएगा, तो इसमें पेयरिंग हो गई, डब्बा खाली। और जैसे ही डब्बा खाली हुआ, डी वाला डब्बा खाली हुआ तो DsP2 हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर और n = 0। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आया है, ठीक। Zn में मैंने बताया था भाई, Zn में कुछ भी हो +2 आता है, ठीक है। 3D10 D10 का मतलब क्या है कि डब्बा भरा हुआ है, अगर डब्बा भरा हुआ है तो DsP2 नहीं आएगा तो क्या आएगा, sp3, और n की वैल्यू कितनी आएगी 0। उसके बाद एक चीज़ आपको डायरेक्ट याद रखना है, कॉपर अमोनिया कॉम्प्लेक्स, इसको आपको डायरेक्ट और ज़्यादा आपको याद रखना, डायरेक्ट कॉपर अमोनिया कॉम्प्लेक्स इसे कहते हैं। देखो कॉपर है, अमोनिया है, डीप ब्लू कलर का होता है। अच्छा ब्लू कलर है इसका मतलब पैरामैग्नेटिक होगा, तो ये स्क्वायर प्लेनर होता है और n = 1 पैरामैग्नेटिज्म होता है। इसमें चीज़ होती है कि इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पर होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन किसी वजह से जंप करके यहाँ चला जाता है तो डी खाली हो जाता है, DsP2, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सारी अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो चुकी हैं। इसके बाद जो भी चीज़ें हैं मैं उसको आपको बता रहा हूँ, आपको कॉपी दिखाकर कॉपी पे सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद की कहानी आपको याद रखना, एक टॉपिक है डी एक्साइटेशन। इसमें क्या होता है, सिंपल कहानी ये है कि जो s का इलेक्ट्रॉन होता है वो d में चला जाता है। तो इसको स्पेशल एग्जांपल आपको जो याद रखना उतना बता रहा हूँ। ये देखिए, ये एग्जांपल आपको याद रखना है NiCO4। तो Na पर क्या होता है, सब लोग जानते हैं 0 चार्ज होगा, क्योंकि CO पर 0 चार्ज होता है ना। तो Na पर अगर 0 तो D8S2, ये आप देख रहे हैं D8S2, तो जो S वाला इलेक्ट्रॉन है वो D8 में चला जाएगा, इसका मतलब D10 हो गया। अब खुद सोचिए, अगर D10 हो चुका है तो D में कोई और इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकता, तो DsP2 तो नहीं हो सकता, तो कौन हो सकता है, सिर्फ sp3। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और n = 0 डायामैग्नेटिक होता है। फिर आपको याद क्या रखना है, कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये याद रखना है। पहली चीज़ आप देखिए कि जो एलिमेंट होते हैं 4D में, 5D में, 6D वाले में ना, ये सारे के सारे SFL होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, SFL होंगे। एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हो, Fe के साथ जो है H2O क्या होता है, देखो Fe किसमें का होता है, 3D सीरीज का होता है, ठीक है Fe। लेकिन आपका H2O क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो हम निकाल चुके हैं। लेकिन जैसे ही OS आया तो OS क्या होता है आपका, फिर रूठा ओसामा, ठीक है ना। ये Fe के नीचे होता है, यानी 5D में होगा, और 5D के साथ कोई भी होगा, चाहे वो वीक फील्ड लिगेंड वाला ही होगा, वो SFL होगा। और अगर SFL होगा तो पेयरिंग होगी, तो नीचे रह जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, ये D2sp3 आएगा। दूसरा एग्जांपल ये देखिए, NiCl4 हमने अभी निकाला है, वो sp3 आता था, ठीक है ना, वीक फील्ड लिगेंड है। लेकिन Ni के नीचे क्या, PD PT, तो PT Ni के यानी 5D में आता है, इसलिए क्या होता है, SFL वाला उसके साथ वीक फील्ड लिगेंड, WFL उसके साथ जो है, देखो Cl4 क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, लेकिन PT क्या है, 5D का है, इसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाएगा, तो DsP2 आएगा। तो यानी कहानी क्या, सिंपल सी याद रखनी है कि जो 4D होंगे, 5D होंगे, 6D होंगे, इनके साथ कुछ भी हो स्ट्रॉन्ग फील्ड माना जाएगा। यही दो एग्जाम्पल बार बार आएंगे, ठीक। दूसरा ये है आपका कि Fe+2 के साथ, Mn+2 के साथ NH3 जो होगा वीक फील्ड लिगेंड होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा, ठीक है ना। हालांकि NH3 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, लेकिन वीक फील्ड, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला जो है, ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं इसमें, इस वाले में कि Na+4 क्या होता है, Na+4, Fe- क्या होता है, वैसे वीक फील्ड लिगेंड होता है, लेकिन Na+4 के साथ क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला वाला ये कि कोबाल्ट+3 अगर H2O के साथ है या C2O4 ऑक्सिलेटो के साथ है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड माना जाएगा। कोबाल्ट+3 है, नॉट कोबाल्ट+2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इतना आपको अच्छे से इतनी चीज़ें खाली रट लेना है। अगली चीज़ क्या है आपका, है CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, एनर्जी बिटवीन स्टेट 2 एंड स्टेट 3। सिंपल सी कहानी क्या है, देखो T2G में जितने इलेक्ट्रॉन है तो -2/5 इंटू T2G का इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, क्योंकि T2G का क्या होता था, -2/5 प्लस 3/5 किसका, ऊपर वाले का, तो दोनों का जोड़ दो, यही फार्मूला आपका आता है इससे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बार बार आता है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, इसमें ना ये पहली चीज़ क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसे होता है आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपको देखना है सिनर्जिक बॉन्डिंग, यानी अगर CO होगा या Cn- होगा तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद चिलेशन हम लोग देख लिए थे कि चिलेशन कौन, जो बाइडेंटेड होते थे, अगर वो भी काम नहीं कर रहा है, उसके बाद आएंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड
वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद हमें देखना है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव का मतलब जितना प्लस चार्ज होगा। जैसे पहला एग्जांपल आप देखिए, पहले एग्जांपल में क्या है, NiCN, उसके बाद NiNH3, उसके बाद NiCl4। देखिए Cl4 सबसे कम होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा NH3। लेकिन CN क्या होता है, अभी देखा चिल आपका सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है, तो सबसे ज़्यादा CN वाला हो जाएगा। उसके बाद आपको देखना है ये वाला एग्जाम्पल, आपको हाँ नीचे वाला एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, 2022 जो मैंने लिखा है। EN3 क्या होता है, EN3 बाईडेंटेड होता है, और बाईडेंटेड का मतलब क्या, कितनी रिंग फॉर्म करेगा। तो आप देख सकते हैं कि भाई 3 है, तो 3 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका होगा, ठीक है ना, क्योंकि बाईडेंटेड लिगेंड होता है। उसके बाद देखिए 2 बाईडेंटेड लिगेंड है और 2 मोनोडेंटेड है, तो बाईडेंटेड वाला ज़्यादा होगा। उसके बाद इसमें देखिए क्या है, 1 बाईडेंटेड वाला है, तो ये और कम स्टेबिलिटी होगी। उसके बाद अगला एग्जाम्पल ये वाला देखिए आपका रिंग वाला, ये वाला एग्जाम्पल कि Fe एक में क्या है, FeEN3 है 3 बार, और एक में FeEDT है, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने रिंग फॉर्मेशन आपको बताया था कि डेंटिसिटी -1, ठीक है ना। तो EN क्या होता है, बाई डेंटेड होता है, तो 2 - 1 तो 1 रिंग होगी, और है कितना 3, तो 1 × 3 यानी 3 रिंग होगी। लेकिन EDTA क्या होता है, EDTA आपका होता है हेक्साडेंटेड, मतलब 6, तो 6 - 1 मतलब 5 रिंग होती, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद ये एग्जांपल देखिए, NiCl4 और NiF6, तो NiF वाला स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया तो वो ज़्यादा हो जाएगा। और अगर ऐसा कुछ दे दिया जाए आपको, ठीक है ना, तो जिस पर चार्ज ज़्यादा आएगा वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखना है, एक तो आपको ये याद रखना है, कहाँ गए ये याद रखना है कि जो डेल्टा टेट्राहेड्रल होता है, डेल्टा टेट्राहेड्रल वो 4/9 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल होता है, 4/9 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद हम आते हैं कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स पे, बहुत कम जो ये जल्दी जल्दी कर रहे हैं। कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एक्सप्लेन बाय DD ट्रांजिशन इन विजिबल रीजन। मैंने बताया था DD ट्रांजिशन कि इलेक्ट्रॉन DD ट्रांजिशन करता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखिए आपका, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन अभी देखो T2G में है, T2G से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, EG में जाएगा, और अगर EG में जाएगा इसका मतलब एनर्जी रिलीज करेगा, फ्रीक्वेंसी वगैरह, तो ये क्या आएगा, आपका कलर आएगा। अब देखो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो क्या कलर आना जरूरी है, नहीं। इलेक्ट्रॉन जाए लेकिन विजिबल रीजन में जाए, जो हमें दिखता है, तब क्या होता है, कलर आएगा, ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर देखिए आपका विजिबल, यानी फॉर विजिबल अनपेयर, अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपके पास है तभी विजिबल रीजन में जाएगा। उसके बाद क्या एक चीज़ आपको याद रखना, यहाँ देखिए एनर्जी, अगर किसी की एनर्जी ज़्यादा है इसका मतलब उसका लैम्डा कम है, ये तो हम लोग जानते हैं, E=hc/λ। अगर किसी की एनर्जी ज़्यादा है तो लैम्डा कम है, और अगर लैम्डा कम है इसका मतलब वो कम लैम्डा की तरफ जाएगा। तो देख लीजिए कम लैम्डा किसका होता है, आपका V का होता है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो लैम्डा कम होगा, इस तरफ जाएगा, और वीक फील्ड लिगेंड वाला इस तरफ जाएगा। तो आप देख सकते हैं वायलेट वगैरह शिफ्ट हो रहा है। उसके बाद एक चीज़ आपको ये देखना है, ठीक है ना, कि अगर आपके पास जो है लिगेंड नहीं है, देखिए अगर आपके पास लिगेंड नहीं है तो स्प्लिटिंग नहीं होगी, अगर स्प्लिटिंग नहीं होगी तो DD ट्रांजिशन नहीं होगा, तो कोई भी कलर नहीं आएगा। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखना, ये चीज़ देखिए, सब्सटेंस बिकम कलरलेस ऑन हीटिंग। CuSO4 पहले ब्लू होता था क्योंकि H2O उसके पास लिगेंड है, लेकिन जैसे ही CuSO4 को आप हीट करते हैं तो सारा पानी निकल जाता है, तो लिगेंड खत्म हो जाएगा, तो कलरलेस हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है, रूबी Al2O3 रूबी रेड होता है और एमेरॉल्ड ग्रीन होता है। किसकी वजह से होता है, क्रोमियम +3 की इम्प्योरिटी की वजह से होता है। यहाँ तक आपका एक पार्ट खत्म हो चुका, बस पार्ट है आइसोमर का। आइसोमर में जो पार्ट आते हैं वही आपको पढ़ाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं। देखिए आइसोमर में क्या इतने टाइप के आइसोमर होते हैं, स्ट्रक्चरल में देख लीजिए आप 4-5 टाइप के हैं, और स्टीरियो में 2 टाइप के हैं। आइए देखते हैं आयनाइजेशन क्या होता है। आयनाइजेशन में आप ध्यान से देखिए, तो एक बार सल्फेट अंदर है, ब्रोमीन बाहर है, एक बार ब्रोमीन अंदर है, सल्फेट बाहर है, तो इसमें क्या एक्सचेंज ऑफ लिगेंड हो रहा है, और लिगेंड अगर एक्सचेंज होगा तो Br2 अलग अपना रिएक्शन देगा और सल्फेट अपना अलग रिएक्शन देगा, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या देखना है, लिंकेज वाला। लिंकेज वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंकेज का मतलब क्या होता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड, जिसके अंदर एम्बीडेंटेड लिगेंड होंगे जो दोनों तरफ से दे सकते हैं। देखिए CN- और NC-, तो अगर 2 तरीके के हैं CN-, NC-, तो क्या हो जाएगा, आपका लिंकेज आइसोमर हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ कोऑर्डिनेशन आइसोमर, आप देखिए कोऑर्डिनेशन आइसोमर मतलब डब्बे में डिफरेंट है। देखिए एक बार डब्बे में NH3 है और एक कोबाल्ट के साथ NH3 है, और एक बार जो क्रोमियम के साथ CN है, लेकिन नीचे वाले डब्बे में क्रोमियम के साथ NH3 और CO के साथ CN है, डब्बे में एक्सचेंज हो गया है, यानी आयनाइजेशन स्फीयर में एक्सचेंज वही कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी चीज़ें खाली आपको याद रखना है।
अब आते हैं आपके पास आइसोमर में एक चीज़ और आपका है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं लेकिन ये मेरे शॉर्ट नोट हैं, ठीक है ना। तो आइसोमर में देखिए GI sp3 वाले में GI नहीं होगा और ऑप्टिकल आइसोमर DsP2 वाले में नहीं होगा, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए, इसमें नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन अगर आएगा तो आ सकता है। दूसरी चीज़ GI की बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले में, तो देखिए GI यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर आप देखिए इन सब में GI आपका नहीं होगा, ठीक है ना। जिसमें जिसमें होगा खाली एग्जांपल आप देखिए M जिस पे स्टार लगा है Ma2B2, जैसे ये एग्जांपल आपका देखो A का A2B2 मतलब NH3 2 बार Cl 2 बार, सिस प्लेटिन इसका नाम इसमें होता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान देना है खाली ये वाला, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, एक आध नंबर का आएगा खाली, कोई माथा पच्ची करेंगे फालतू में। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या होगा आपका देखिए, इनमें नहीं होगा, A6 वाले में A5B वाले में GI और दोनों नहीं होगा। जो स्टार लगा NCERT वाला वो आपको ध्यान है A3B3 दो GI होंगे ओनली और जो कि इनएक्टिव होंगे फैक एंड मर, ठीक है ना। ये एग्जांपल आपका है। दूसरा ये आपको ध्यान देना है AA2 और ये एग्जांपल, ये आपको ध्यान है। जितनी चीज़ें आपके यहाँ पर खाली उतनी चीज़ें आप ध्यान दे लो, बस इतना है। कितने नंबर बनते हैं, ठीक है ना। AA3 का ये है आपका, इतनी चीज़ें खाली आप ध्यान लो, आपका काम बन जाएगा। हल्का सा देख लेते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग किसमें किसमें होगी वो खाली इतनी चीज़ें आप देख लीजिए, CN- में, CO में, NO+ में, इन सब में खाली सिनर्जिक। इसमें क्या होता है, सिग्मा डोनर होता है, पाई एक्सेप्टर होता है, इतनी चीज़ें खाली आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज़ सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ती है और बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, सिंपल सी बात है। जैसे CO बॉन्ड के लिए देखो, यहाँ मान लो कोई CO बॉन्ड दिया हुआ है, अगर यहाँ पर निगेटिव है तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी, और अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम आएगी। और MC में इसी का अपोजिट कर दीजिए आप, ठीक है ना। बस इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बेस्ट ऑफ द लक, ठीक है। बाकी वीडियोस जल्दी आपके आएंगे। थैंक यू वेरी मच। सॉरी गाइस, ये मैं भूल गया था, तो इसको मैं इस टाइप से ही पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। नॉमेनक्लेचर आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसमें देखा करना है आपको, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। नॉमेनक्लेचर क्वेश्चन आते हैं। पहला रूल क्या होता है, फर्स्ट नेमिंग ऑफ कैटायन इज डन फॉलोड बाय एनायन। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कैटायन दिए होंगे बाहर की साइड में उनका नेमिंग करना है, पहली चीज़ तो ये होगा। दूसरा रूल क्या होता है आपका, LCO रूल, कि पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, वो भी रोमन में। रूल 3 क्या होता है आपको, कि आयनाइजेशन स्फीयर में जो आपका बाहर वाला हिस्सा होता है ना, जो आपका ये बाहर वाला हिस्सा होता है, मैंने कई बार बताया, ये जो आपका बाहर वाला हिस्सा है, इसका आप सिर्फ नाम लिखेंगे। देखिए पोटेशियम है तो पोटेशियम लिखेंगे, ये कितना है, 4 है, ये सब नहीं लिखेंगे, सिर्फ आप क्या लिखेंगे, पोटेशियम लिखेंगे, ठीक है ना। इतनी चीज़ आपको लिखना है। या फिर ये देखो इधर क्लोरीन का जो बाहर वाला है, क्लोरीन ये आपका बाहर वाला, इसका हमने क्लोराइड लिखा है सिर्फ और सिर्फ नाम लिखा है, इसका कितना नंबर है वो हमने नहीं लिखा है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। उसके बाद अगली चीज़ क्या होती है, अगर मान लीजिए मोर देन 1 लिगेंड हो, एक से ज़्यादा हो, तो हम क्या लिखेंगे, 2 का डाई, 3 का ट्राई, 4 का टेट्रा। लेकिन अगर कभी ऐसा आता है, और एक ही केस में ऐसा होगा कि लिगेंड के अंदर खुद डाई हो, जैसे ये वाला देखिए एथाइलिन डाईअमाइन, तो एक ही चीज़ होती है, देखिए डाईअमाइन इसके अंदर पहले से है, डाईअमाइन, तो अगर डाईअमाइन पहले से इसके नाम में है तो हम 2 के लिए फिर 20 यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, 20। फिर आप डाई नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि उसके अंदर खुद नेम है, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं, ये चीज़ तो आप बता ही चुका हूँ कि एनायनिक लिगेंड के लास्ट में E को O कर देंगे, कैटायनिक वाले में EM ऐड कर देंगे, और न्यूट्रल वाले को वैसे ही रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ आपका क्या है, ठीक है ना, अगली कि अगर आपका सेंट्रल मेटल एटम जो है वो आपका एनायन का पार्ट है, सेंट्रल मेटल एटम एनायन का पार्ट है, अभी देखेंगे एनायन का पार्ट है, तो आप क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे, सफिक्स 8। जैसे देखिए Fe मतलब फेरेट, कॉपरेट, अर्जेंटेट, निकलेट, प्लेटिनेट, ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं ना। अगर एनायन का पार्ट है तब ऐसा हम लोग करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए वो कैटायन का पार्ट है तो जिंक को हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स कैटायन है, जिंक का जिंक रहेगा, प्लेटिनम रहेगा, कोबाल्ट का कोबाल्ट रहेगा, FPD का पैलेडियम, ऐसा रहेगा। लेकिन अगर एनायन का पार्ट है तो आपका क्या हो जाएगा, वही फेरेट वगैरह जो ऊपर है मैंने दिया था वो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है ना। अगली चीज़ क्या आती है, अब देखिए यहाँ पर, अगर ये आपका है नॉर्मल कॉम्प्लेक्स एनायन है, कॉम्प्लेक्स एनायन है तो Fe का फेरेट, अर्जेंटेट, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना ये। और कॉम्प्लेक्स कैटायन है तो जिंक का जिंक, प्लेटिनम का प्लेटिनम रहेगा, ये चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। आइए नॉमेनक्लेचर पे ध्यान देते हैं, एक एक चीज़ है, ज़्यादा नहीं, जितना आपके काम का है, ठीक है। पहली चीज़ देखिए, के क्या होता है, के आपका क्या होता है, पोटेशियम, तो पहले पोटेशियम का नाम लिखा, उसके बाद लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड कितना आपका है, CN 6 है तो हेक्सा। और CN क्या होता है, साइनाइड होता है, लेकिन साइनाइडो लिखेंगे हम लोग, ओ लिख देंगे, साइनाइडो। और फेरेट, क्योंकि देखो CN एनायन का पार्ट है भाई, CN क्या होता है, एनायन होता है, तो एनायन है ना, इसलिए जो है आपका आयरन ना होकर फेरेट हो जाएगा। और Fe पर चार्ज कितना आएगा आपका, +2, तो इसलिए रोमन में लिखा हुआ है। K2 वाला आप देख लीजिए, पोटेशियम टेट्रा आइडो मर्क्यूरेट,
ठीक है ना। तो ये इतने सारे एग्जाम्पल हैं जो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपके इतने सारे एग्जाम्पल हैं आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल हैं वो भी आप देख लीजिए, कुछ और एग्जाम्पल हैं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप ये देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका मान लीजिए ये माइंड मैप इसका है कि हमको क्या क्या करना था, पहले कैटायन का नेम, फिर एनायन का, फिर कॉम्प्लेक्स नॉमेनक्लेचर वगैरह। तो इतनी सारी चीज़ें मैं समझता हूँ आपका नॉमेनक्लेचर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा।